गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम मूवमेंट्स ऑफ ओशनिंग वाटर वेव्स करंट का आखिरी और चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। महासागरों की जल की जो गति है उसकी तरंगें और धाराएं के चौथे भाग को हम पढ़ेंगे, जिसमें हिंद महासागर की धाराओं के अध्ययन करेंगे और साथ ही इन धाराओं का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी इसमें हम देखेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हिंद महासागर की धाराएं प्रशांत तथा अंध महासागर की धाराओं से भिन्न है। इन धाराओं पर स्थल से चलने वाली पवनों तथा ऋतुओं के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रदेश मानसून पवनों का क्षेत्र है जो 6 महीने तक एक दिशा में तथा शेष 6 महीने दूसरी दिशा में चलती हैं। इन पवनों का धाराओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हिंद महासागर की धाराओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। स्थायी धाराएं। दक्षिणी हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली समस्त धाराएं एक ही क्रम में चलती हैं, अतः इन धाराओं को स्थायी धाराएं कहा जाता है। इनमें दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, मोजाम्बिक धारा व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा मुख्य है। और दूसरा परिवर्तनशील धाराएं। विषुवत रेखा के उत्तर में हिंद महासागर की समस्त धाराएं मानसून के प्रभाव से अपनी दिशा एवं क्रम बदल लेती हैं। इसी कारण इन धाराओं को परिवर्तनशील धाराएं कहा जाता है। मानसूनी पवनों से प्रभावित होने के कारण इन्हें मानसूनी प्रवाह भी कहते हैं। इसमें हम पहले बात करेंगे उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। शीतकालीन मानसून प्रवाह, विंटर मानसून रिफ्ट। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी तटों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर एक धारा प्रवाहित होती है। यह धारा विभिन्न तटों के सहारे प्रवाहित होकर पूर्वी अफ्रीका के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर में यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पूर्वी द्वीप समूह तक चली जाती है। और दूसरा है ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रवाहित होती है। इस ऋतु में मानसूनी पवनों के प्रभाव से समस्त धाराओं का क्रम एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का जल अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ अरब सागर में पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है। इस धारा को ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह भी कहते हैं। उपरोक्त चित्र के अंदर आप देखिए, इसके अंदर साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिल रही है, जो अफ्रीका के सोमालिया के तट, अरब की खाड़ी, फिर ये पाकिस्तान के तट होती हुई और ये भारत के जो पश्चिमी तट के सारे नीचे उतरती है और फिर बंगाल की खाड़ी में भारतीय तट का ही अनुसरण करती हुई ऊपर जाती हुई बर्मा की तरफ में नीचे उतर जाती है। तो ये चित्र के अंदर इसमें हमें साउथ वेस्ट मानसून जो अपना मेन मानसून है उसकी धारा देखने को मिलती है। भूमध्य रेखीय धारा। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से हिंद महासागर का जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर में यह धारा उत्तर पूर्वी अफ्रीका तट के साथ साथ सोमाली धारा के रूप में बहती है। इस चित्र के अंदर देखें तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या इक्वेटोरियल करंट जिसको हम बोल सकते हैं, ये किस तरीके से बह रहा है और ये उत्तर की तरफ में उठा और घूम गया अरब की सागर की खाड़ी से और वापस नीचे की तरफ में आ गया काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में। तो ये एक चक्र का रूप धारण कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा चक्र बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर एक अलग सा चक्र हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका भूमध्य रेखीय धारा का क्षेत्र है। अब बात करें दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं। इसमें प्रमुख है मोजाम्बिक धारा। दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा की शाखा दक्षिण की ओर जो प्रवाहित होती है वह
मालागासी द्वीप के उत्तर में इस धारा के दो भाग हो जाते हैं। पश्चिमी भाग मोजाम्बिक धारा कहलाता है। यह शाखा अफ्रीका महाद्वीप और मालागासी द्वीप के बीच होकर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली शाखा मालागासी द्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हुई दक्षिण में पुनः मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। तो इस चित्र के अंदर हम देखेंगे कि ये आपकी मालागासी की धारा है और ये मोजाम्बिक के निकट आकर, इसी को भी मालागासी भी बोलते हैं, यहाँ ये पश्चिम में मोजाम्बिक धारा बन जाती है और ये इधर की पूर्वी तट से बहती हुई ये दोनों आकर नीचे वापस मोजाम्बिक धारा के रूप में बन जाती है। मालागासी धारा मालागासी द्वीप के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ये मालागासी द्वीप के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और ये दोनों धाराएं नीचे आकर अग्लुहस करंट के रूप में तब्दील हो जाती हैं। तो ये थी दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। फिर अग्लुहस करंट मोजाम्बिक तथा मालागासी धारा के सम्मिलित जल का प्रवाह अगुलास धारा के नाम से दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होता हुआ दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे अगुलास अंतरीप पर पहुंचने पर अंटार्कटिका ड्रिफ्ट के प्रवाह से मिलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। जो पछुआ पवनों से जो ड्रिफ्ट आ रही है उसमें ये शामिल हो जाता है ठंडे पानी वाली में। अंटार्कटिका प्रवाह दक्षिणी ध्रुव सागर से ठंडे जल की धारा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो पूर्व में जाकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये आप इस चित्र के अंदर देखेंगे अग्लुहस जो धारा है वो नीचे आपकी जो ठंडी धारा नीले रंग की उसमें वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल गई और ऑस्ट्रेलिया के पास आकर ये पुनः ऊपर की तरफ में भूमध्य रेखा की तरफ में मुड़ जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा चित्र के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। जो धारा दक्षिण से ऊपर की तरफ में उठती है ठंडी जल की धारा, ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है। अंटार्कटिका प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट से उत्तर की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। यह ठंडे जल की धारा, इसलिए इसको नीले रंग से दिखाया गया। ये ऊपर आकर दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। यह धारा हिंद महासागर में 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्वी सनातन पवनों के द्वारा उत्पन्न होती है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट ही यह मालागासी द्वीप के उत्तर में दो शाखाओं में विभाजित होकर दक्षिण की ओर बहने लगती है। तो एक पूरा सेल का रूप निर्माण कर लेते हैं, चक्रीय रूप में आ जाती है। और प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराओं के मध्य एक धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जिसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। यह अंध महासागर की प्रति भूमध्य रेखीय धारा के अनुरूप ही है। अब बात करेंगे धाराओं का मानवीय जीवन पर प्रभाव। जिन महाद्वीपों के तटीय भागों पर धाराएं प्रवाहित होती हैं, वहां इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। धाराएं मानव जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। तापमान पर प्रभाव, धाराओं के जलवायु पर सम और विषम दोनों ही प्रकार के प्रभाव देते हैं। ठंडी धाराओं के ऊपर चलने वाली पवनें किसी स्थल पर अपना शीतल प्रभाव ही नहीं डालती, वरन वहां के तापमान को इतना अधिक कम कर देती हैं कि वहां मनुष्य के लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। ठंडी धाराओं के निकट के तट महीनों हिम से जमे रहते हैं। फॉकलैंड, लेब्राडोर और क्यूराइल धाराओं का प्रभाव इसी प्रकार का होता है। गर्म जल धाराएं उष्णता को उच्च अक्षांशों तक ले जाती हैं और वहां की जलवायु को संतुलित बनाने में योग देती हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के पूर्वी तट प्रदेशों की प्रगति का एक मुख्य कारण ये गर्म जलधाराएं हैं। ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर स्थित ग्लासगो बंदरगाह शीत ऋतु में भी गर्म जलधारा के प्रभाव से जम नहीं पाता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों में स्थित पूर्वी यूरोप के बंदरगाह लेनिनग्राद, स्टॉकहोम आदि जम जाते हैं। वर्षा पर प्रभाव, गर्म जलधाराओं के ऊपर होकर चलने वाली पवनों में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, जो उच्च अक्षांशों में पहुंचने पर अथवा अधिक ऊंचाई पर उठने पर वर्षा कर देती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों पर इसी प्रकार की हवाओं से शीत ऋतु में आर्द्र और सम जलवायु रहती है। ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली पछुआ पवनें
अटलांटिक प्रवाह के ऊपर होकर आने से अधिक नमी सोख लेती हैं और पश्चिमी तट पर पर्वतीय भागों से टकराकर अधिक वर्षा करती हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के पूर्वी तट पर केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल का अस्तित्व अंशतः ठंडी बेंगुएला और पेरुवियन धाराओं के कारण ही है, क्योंकि ठंडी धाराओं पर होकर जो पवनें आती हैं उनमें जल वाष्प का अभाव पाया जाता है। वातावरण पर प्रभाव। जिन समुद्री प्रदेशों में गर्म और शीत धाराएं परस्पर मिलती हैं, वहां घना कोहरा उत्पन्न होता है। न्यूफाउंडलैंड में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो और क्यूराइल धाराओं के मिलने से इसी प्रकार का कोहरा महासागर में छाया रहता है। अत्यधिक कोहरे के कारण जलयानों का आना जाना तक प्रभावित हो जाता है और उनके टकराने की संभावनाएं बनी रहती हैं। समुद्री जीवों पर प्रभाव। धाराएं समुद्री जीवों का प्राण होती हैं। समुद्री जीवन को बनाए रखने और उसको प्रश्रय देने में धाराएं महत्वपूर्ण योग देती हैं। धाराओं के कारण ही सागरों में आवश्यक जीवन तत्व का वितरण होता रहता है। कई प्रकार के जीवों के लिए भोजन को पहुंचाने में धाराएं सहायक होती हैं। गर्म और ठंडी धाराओं में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां जन्म लेती हैं। मनुष्यों के खाने योग्य अधिकांश मछलियां ठंडे सागरों में मिलती हैं। ठंडे सागरों से आने वाली ठंडी धाराओं के साथ उत्तम प्रकार की मछलियों के झुंड उष्ण सागरों में आ जाते हैं, जिससे मत्स्य उद्योग का विकास होता है। जापान और न्यूफाउंडलैंड के तटों पर इसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये आपको जो मछली पालन के लिए बताया जा रहा है, ये न्यूफाउंडलैंड और जापान दोनों क्षेत्र वो हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में आकर टकराती हैं, तो उसकी वजह से जो कोहरा होता है वो उसमें मछली पालन के लिए एक पर्याप्त उत्तम सभी दशाएं प्राप्त होती हैं, जिससे यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मछलियाँ पकड़ने में देखने को मिलती हैं। समुद्री परिवहन पर प्रभाव। प्राचीन काल में समुद्री परिवहन में धाराएं अत्यधिक सहायक होती थी। एशिया के दक्षिणी तटों पर व्यापार इन्हीं समुद्री धाराओं की सहायता से किया जाता था। शीत ऋतु में व्यापारी भारत से माल लादकर ईरान और इराक लाया करते थे और माल बेचकर ग्रीष्म ऋतु में जब इन धाराओं की दिशा विपरीत हो जाती थी तो इनकी सहायता से वापस भारत लौट आते थे। वर्तमान समय में भी इन धाराओं का समुद्री यातायात में महत्व है। गर्म जलधाराओं के कारण शीत ऋतु में भी बंदरगाह जम नहीं पाते हैं और वर्ष पर्यंत व्यापार के लिए खुले रहते हैं। ग्लासगो, लिवरपूल, लिस्बन इसके उदाहरण हैं। किंतु जिन सागरीय तटों पर शीत धाराएं चलती हैं, वहां के बंदरगाह जम जाते हैं, जिससे समुद्री व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है। सोवियत संघ के प्रशांत तट के बंदरगाह, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का और कनाडा के पश्चिमी तटों के बंदरगाह शीत ऋतु में जम जाने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। व्यापार पर प्रभाव। धाराओं के कारण सागरों और महासागरों की गति निरंतर बनी रहती है। यह गति सागरों के जमने में अवरोध उत्पन्न करती है और समुद्री यातायात खुले रखने में सहायता करती है। यातायात जारी रहने से व्यापार में सुविधा रहती है। आपको बताया कि जिस तरीके से आपकी जो गर्म जल धाराएं जहाँ पर चल रही हैं, जिन तटों के सहारे चल रही हैं, वो तट शीत ऋतु में भी नहीं जमते, जबकि जहाँ शीत ऋतु के अंदर ठंडी जलधाराओं के जो तट हैं, वहाँ पर एक तो शीत ऋतु और फिर ठंडी जलधारा दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है, उससे तटों के पास बर्फ जम जाती है और तट यातायात के गमन हेतु उपलब्ध नहीं होते, तो वो समुद्री परिवहन उनमें संभव नहीं होता। और साथ ही अगर वो जम जाते हैं तो उनसे प्रभाव भी, ये आपका जो व्यापार है वो भी प्रभावित होता है और ऐसे तटों से जो व्यापार है वो संभव नहीं हो पाता। तो विश्व के मानचित्र पर अगर हम बात करें तो सोवियत संघ के जो प्रशांत तटीय बंदरगाह हैं
और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का वाले, जो अलास्का की ठंडी धारा है उसकी वजह से वो अमेरिका के तट वाले इलाके जम जाते हैं, और इस तरीके से कनाडा का जो लेब्राडोर वाला जो इलाका है वो भी ठंडी जलधारा की वजह से वो जम जाता है, तो वो व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार से क्यूरेल धारा, जो ठंडी जलधारा जो सोवियत रूस के निकट बहती हुई नीचे उतरती है, वो प्रशांत महासागर में सोवियत संघ के तटों को भी जमा देती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि समुद्री परिवहन और व्यापार भी धाराओं पर निर्भर रहता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो किस प्रकार से दो सेल बनाती हैं, जबकि दक्षिणी वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक तरीके से स्थायी धाराएं हैं, जबकि उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, और वो भारत के जो मानसून है, मानसूनी चक्र से प्रभावित होती हैं। जिस तरीके से मानसून दो प्रकार का होता है, एक ग्रीष्म ऋतु मानसून जो ग्रीष्म काल में बारिश करता है, और एक लौटता हुआ मानसून जो दक्षिण के जो भाग है, भारत की दक्षिणी भाग जिसमें तमिलनाडु मुख्य है, वहाँ पर बारिश करता है। तो उसी प्रकार से ये धाराएं भी मानसून से प्रभावित हो जाती हैं। साथ ही हमने जो धाराएं हैं उन धाराओं का मानवीय जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस सब बातों का आज के इस व्याख्यान में अध्ययन किया। उसके साथ ही हमारे ये जो महासागरीय जल की गति, तरंगे और धाराएं, इसके 4 भाग जो थे हमने पूर्ण किए। उसके साथ ही ये टॉपिक पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।